योगेंद्र जी, बहुत छोटा सा सवाल कि इस वक्त बीजेपी कांग्रेस से कम और आम आदमी पार्टी से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत कर रही है, वजह क्या है? प्रदीप जी, आपने एक बहुत अहम और गूढ़ सवाल पूछा है और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें थोड़ा सा पिछले इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव सिर्फ 9-10 साल पुराना, ज्यादा पुराना है नहीं। 2015 में जब दूसरी बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सत्ता मिली, तब भारतीय जनता पार्टी के कान में हल्का सा खटका हुआ कि एक पार्टी आगे बढ़ रही है। लेकिन चूंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, एलजी का वहां पर काफी हद तक दखलंदाजी रहती है, पुलिस प्रशासन केंद्र के पास है, तो उन्हें ऐसा लगा कि ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये आम आदमी पार्टी आ चुकी है और हमारे पर कोई बहुत ज्यादा असर होने वाला नहीं है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान उस पर दिया नहीं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर शुरू हुई कि 2020 में जब पुनः चुनाव हुए और अपनी नाक के नीचे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाए, और उन्होंने अपना पूरा पिच और ग्राउंड तैयार किया। वो एनआरसी के थ्रू था, आपने देखा होगा जिस तरीके से वहां पर उनका जो फेवरेट पिच है धार्मिक, उसको उन्होंने फैलाया। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से सिर्फ 90% सीटें आम आदमी पार्टी के पास आ गई, तो वहां पर बीजेपी को लगने लगा कि ये पार्टी उतनी हल्की नहीं है और इसे उतने हल्के लेने की जरूरत नहीं है जितनी हल्की हम लोग ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि नहीं, हमारा मुख्य जो मुकाबला है वो कांग्रेस के साथ में है, आम आदमी पार्टी के साथ में नहीं है। और इसीलिए उन्होंने 2014 में नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, और धीरे धीरे वो उस एजेंडे पर चलते चले गए और कांग्रेस को हाशिए पर उन्होंने पटकना शुरू कर दिया और एक हद तक हाशिए पर ले गया है। उन्हें लगा कि जब कांग्रेस खत्म हो जाएगी या कांग्रेस पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा भारत कांग्रेस से, या सत्ता में वो बेदखल हो जाएंगे, तो उसके बाद अगले 2050 तक भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाला कोई नहीं होगा और हम 2050 तक शासन कर पाएंगे, जिसका उल्लेख अमित शाह ने अपने भाषण में भी किया कि हमें अगले 40-50 साल तक कोई हिलाने वाला नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही थी और करते करते आम आदमी पार्टी उसके गले में आकर पड़ गई। अब दिल्ली के बाद में हुआ ये कि पंजाब के चुनाव हुए कि उनको लगा कि जो मुख्य मुकाबला होगा वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर होगा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर वहां से पार्टी छोड़ दी, उन्होंने एक साथ पैक कर लिया, उन्होंने नई पार्टी बना ली, इन्होंने जो अपना पुराना अलायंस था, उन्होंने जो अकाली दल था उसको छोड़ दिया और उन्हें लगा कि हम यहाँ कम से कम सेकंड पोजीशन पर आ ही सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने वहां पर विजय प्राप्त की, उसके बाद इनके कान खड़े होने शुरू हुए कि आम आदमी पार्टी उतनी हल्की है नहीं जितनी कि हम ले रहे हैं। अब देखिए प्रदीप जी, हुआ ये कि मैं आपको एक दो सर्वे छोटे छोटे पहले बताना चाहूंगा जी। जब तक दिल्ली में थे, क्योंकि दिल्ली के लिए कई बार इन्होंने ये घोषित किया कि दिल्ली है क्या, दिल्ली एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आप सीएम बन गए हैं और आप देश बदलने की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही पंजाब में चुने गए, उसके बाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ये पूरे कंप्लीट एक राज्य की तरफ आ गए। वहां जब ये आ गए, उसके बाद एक ताकत इनको नहीं मिल गई और ये पूरे देश को बदलने की बात आम आदमी पार्टी करने लगी। तब भारतीय जनता पार्टी को खटका होना शुरू हुआ कि कहीं न कहीं कुछ मामला ज्यादा गंभीर है। केजरीवाल जिस तरीके से एग्रेसिव होकर देश में निकले, उससे उन्हें लगा कि ये अपने कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम्स नाउ ने मई 2022 में एक सर्वे किया। उस सर्वे के अंदर एक सवाल उन्होंने पूछा था कि मोदी को सीधे कौन टक्कर दे सकते हैं, और जो आंसर आया वो था कि केजरीवाल को 43% लोगों ने कहा कि केजरीवाल सीधे मोदी को टक्कर दे सकते हैं, और राहुल गांधी 21% पे सिमट गए, ममता बनर्जी 14% पे सिमट गई। तो पहली बार इनको लगा कि यार केजरीवाल यानी मोदी को टक्कर दे सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में कोई मोदी को टक्कर दे सकता हो ये तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते वो लोग। जब एमपी में निकाय चुनाव हुए तो सिंगरौली से एमपी में आपका मेयर चुना गया, और एमपी के अंदर 2023 में फिर इलेक्शन है। उसके बाद में वहां पर एमपी के अंदर ही 17 पार्षद भारतीय जनता पार्टी, 17 पार्षद आम आदमी पार्टी के जीते, और 35 जो कैंडिडेट थे वो रनर अप रहे। तो इनको लगा कि नहीं ये पैर पसार रहे हैं। इसके बाद में हरियाणा आया, हरियाणा के अंदर भी जो निकाय चुनाव हुए, वहां पर फिर आम आदमी पार्टी ने अपना खाता वहां पर खोल लिया। कि दिल्ली के बाद में गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी को राज्य के अंदर मान्यता मिल गई राज्य दल के रूप में।
अब तीसरा एक अगर और राज्य इनको वोट मिल जाता है और वहां पर अगर इनको वहां मान्यता मिल जाती है तो उसके बाद में ये राष्ट्रीय दल बन जाएगी। 9-10 साल पुरानी पार्टी राष्ट्रीय दल बनकर के और खड़ा हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो सिपा सालार हैं, इनका जो आला कमान है, उनके कान यहाँ पर खड़े होने शुरू हो। यानी सबसे जो ज़्यादा चिंता जो बीजेपी और या जो मैंने शुरू में कहा था कि ज़्यादा मोहब्बत बीजेपी को जो आम आदमी पार्टी से होने लगी, जो सियासी मोहब्बत जिसे हम कह सकते हैं, शायद उसकी वजह यही रही है। और अब जिस तरीके से इन लोगों का गुजरात दौरा और गुजरात इलेक्शन को देखते हुए जो चीज़ें शुरू हुई, इसलिए भी क्या बीजेपी परेशान है? एबीपी न्यूज ने एक वहां पर सर्वे करवाया और सी वोटर सर्वे उनके साथ किया उन्होंने। 22 अगस्त को ये सर्वे हुआ है और उसकी रिपोर्ट आई। उसमें उन्होंने एक सवाल पूछा था कि आप केजरीवाल की सरकार के काम से कितना खुश हैं। तो वहां पर 60% लोगों ने वोट दिया कि हम केजरीवाल सरकार से खुश हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने एक सवाल पूछा कि मोदी को क्या केजरीवाल टक्कर दे पाएंगे। तो फिर 44% लोगों ने कहा कि हाँ टक्कर दे पाएंगे। और 44% के अंदर जो पूछा गया उसमें पुरुष जो थे वो 47% थे जिन्होंने कहा कि मोदी को केजरीवाल टक्कर दे सकते हैं, और महिलाओं में 41% ने कहा कि केजरीवाल टक्कर दे सकते हैं। तो एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से सबसे कंफर्ट जोन में है। कांग्रेस सबसे कंफर्ट जोन में इसलिए है कि कांग्रेस को वो उस पिच पर खिला रहे हैं जिस पिच के वो मास्टर हैं। वो मास्टर किस पिच के हैं? सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस को यह पूरी तरह साबित कर दिया कि कांग्रेस एक सांप्रदायिक पार्टी है, यानी प्रो मुसलमान पार्टी है। उन्होंने साबित कर दिया। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी ब्रांड को क्रैश किया और पूरी तरह से साबित कर दिया कि राहुल गांधी के नेतृत्व के नाम पे लोग हंसने लगे। उस ब्रांड को उन्होंने पूरा क्रैश किया। तीसरा, भ्रष्टाचार, जो इनका सबसे प्रिय मुद्दा है। क्योंकि कांग्रेस इतने साल भारत में शासन में रही और राज्यों में शासन में रही है कि अगर कोई ये कह दे कि कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार है तो आम आदमी मान लेगा हाँ कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार है। कोई ये कह दे कि कांग्रेस मुस्लिम समाज को प्रोटेक्ट करती है तो कोई भी आदमी मान लेगा कि प्रोटेक्ट करती है। तो इनके लिए उस पिच पर कांग्रेस से खेलना और कांग्रेस को मात देना बहुत आसान था। लेकिन यहां पर चूंकि आम आदमी पार्टी थी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक बहुत बड़ा बेसिक फर्क है प्रदीप। लेकिन दिल्ली के बाद पंजाब के बाद में आप गुजरात चुनाव के पहले देखिए सूरत में निकाह चुनाव हुए थे और वहां पर कांग्रेस शून्य पर आ गई और आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर निकाय में जीत गई। वहां सबसे पहले इनको झटका लगा सूरत के अंदर, और ये इस बात का इंडिकेशन था कि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी कहीं के पैर फंसा रही है। इस सबके बाद में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जाकर के और गुजरात के अंदर पैर जमाने शुरू किए, रैलियां शुरू की, भीड़ शुरू की, तो इनको लगा, क्योंकि देखिए गुजरात जो है भारतीय जनता पार्टी की दो ही सबसे कमजोर नस है देश में, एक गुजरात और एक यूपी उन्होंने जीत लिया। गुजरात इनकी प्रयोगशाला है और गुजरात को किसी कीमत पर नहीं हार सकते। बिल्कुल, क्योंकि 27 सालों से वहां पर राज है और 27 सालों के अंदर भी सबसे खास बात यह है कि करीब 13 साल तक नरेंद्र मोदी सीएम रहे हैं। उसके अंदर अपने उस पॉकेट के अंदर जाकर अगर आम आदमी पार्टी ने हुंकार भरी और उनको समर्थन मिलना शुरू हुआ तो फिर इन्हें लगा कि अब आम आदमी पार्टी को घेरना पड़ेगा। और उस घेरने का नतीजा है, पहले सत्येंद्र जैन को घेरा, उनको अंदर डाला, और उसके बाद मनीष सिसोदिया को घेरा, उन्हें घेरा और उनके माध्यम से कोशिश की गई कि इस सरकार को घेरा जाए। अब घेरने के लिए, लेकिन ये वो पुरानी चाल चल रहे हैं। पुरानी चाल क्या है? सबसे पहले उन्होंने चला कि इनका सबसे फेवरेट है कि सामने वाले पार्टी को भ्रष्ट घोषित कर दो, ये सबसे इजी है। और इन्होंने वही कोशिश की कि ये भ्रष्ट है और उन्होंने उठा करके इन्होंने इनकम टैक्स का वहां पर छापा पड़वा दिया, सीबीआई इनकम टैक्स। अब इसके बाद में जब ये सब कुछ हो गया, लेकिन चूंकि एक्चुअल में देखिए फर्क समझिए आप, आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का एक फर्क आपको समझना पड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी मुझे लग रहा है बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही है। एक, कांग्रेस पर जब आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं तो बहुत आराम से कोई आदमी मान इसलिए सकता है क्योंकि वो इतनी पुरानी पार्टी है, उसमें इतने सारे उसके ऊपर आरोप और इतने सारे भ्रष्टाचार के केस उनके ऊपर है कि कोई आदमी स्वीकार कर लेगा। लेकिन ये नई पार्टी है, इसमें काम करने वाले नए हैं, युवा हैं,
उनका कोई भ्रष्टाचार का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और ज्यादा मुझे लगता है ज्यादा प्रोफेशनल भी नहीं है जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल प्रोफेशनल नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस के अंदर जो परंपरागत राजनीतिज्ञ हैं, जिन्हें पुराने खाटी राजनीतिज्ञ हैं, वो एक परंपरागत राजनीति कर रहे हैं, वो है। यहां पर राजनीति करने वाले लोग हैं नहीं, यहां पर हाईली लिटरेट लोग हैं, हाईली पढ़े लिखे लोग हैं जो चीजों को समझते हैं। तीसरा, ये जो सोशल मीडिया को हथियार बनाकर जिस तरीके से ये वार करते हैं पार्टियों के ऊपर, आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया में अगर इनसे 21 नहीं है, संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन उनकी समझ इनसे 19 भी नहीं है, तो वहां पर भी हारी है। तो इन्होंने क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को उसी पिच पर घेरने की कोशिश की जिस पिच पर वो कांग्रेस को घेर रहे थे, पर ये भूल गए कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। राहुल गांधी में और केजरीवाल में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, इनकी समस्या क्या है भारतीय जनता पार्टी की, कि ये जिस पिच के मास्टर हैं, आम आदमी पार्टी बिल्कुल डिफरेंट पिच पे खेल रही है और इनकी मजबूरी है कि इनको आपको टारगेट करना पड़ा और आपकी सफलता ये है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी पिच पर जाकर खेलने को मजबूर हो रही है। पिच कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी का पिच है धर्म, संप्रदाय, हिंदू मुसलमान और भ्रष्टाचार। ये इनके पिच है, फेवरेट पिच है, जहां पे इनको लगता है मैं कोई हरा नहीं सकता। आम आदमी पार्टी ने क्या किया, उसका पहला पिच कौन सा है? शिक्षा। और शिक्षा की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। अगर गुजरात में 27 साल के शासन के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया होता तो क्या आपको मौका मिलता? क्या स्कूलों में सवाल उठाने का मौका मिलता? गुजरात के अंदर प्राइवेट स्कूलों का जंजाल है जो लोगों को किस कदर लूटते हैं आप भी जानते हैं। इन्होंने दिल्ली में क्या किया, आम आदमी पार्टी ने शिक्षा का एक ऐसा बेहतरीन उदाहरण पेश किया जिसको देखने के लिए विदेश से अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी तक आती है। अगर हकीकत में गुजरात में शिक्षा में से नवाचार हुए होते तो वो राष्ट्रपति की पत्नी दिल्ली नहीं जाती, गुजरात जाती। पहला, ये शिक्षा का किसने किया? मनीष सिसोदिया ने। इसके बाद मोहल्ला क्लिनिक, जिसकी पूरे देश विदेश में प्रचार है। मोहल्ला क्लिनिक किसने किया? सत्येंद्र जैन ने। उनका नवाचार था ये, उनका पूरा। अब भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि चूंकि वो इस पिच पर नहीं खेल सकते, एकेडमिक रूप से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के किसी भी प्रदेश में हालात कितने खराब हैं आप भी जानते हैं। जो अस्पताल है, उन अस्पतालों में आज कोई ढंग का व्यक्ति इलाज कराने नहीं जाना चाहता, वहां जो दुर्दशा है ये आप और हम भी जानते हैं। और इन्होंने वही काम दिल्ली में किया जो आम आदमी को टारगेट करता है। दूसरा, बिजली फ्री की, पानी फ्री किया और उसको बिल्कुल लिंक कर दिया कि अगर एक एमएलए को बिजली फ्री मिल सकती है, एक एमपी को बिजली फ्री मिल सकती है, एक मंत्री को फ्री मिल सकती है, पब्लिक को तो अब क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आज आपको तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह के बाद में आप अपने बिजली का बिल चुकाते हैं, पानी का बिल चुकाते हैं, सब कुछ करते हैं। एमपी और एमएलए को भी तनख्वाह मिलती है, तो फिर उसको क्यों नहीं चुकाना चाहिए? उसको एडवांटेज क्यों है? आदमी आज 40 साल, 35 साल, 30 साल नौकरी करता है गवर्नमेंट सेक्टर में, तब जाकर उसको पेंशन मिलती है। एक दिन का एमएलए एमपी चुना जाएगा तो उसको पेंशन मिलेगी, और जितनी बार चुना जाएगा हर बार मिलेगी। ऐसा क्यों? और ये चीज आम आदमी को पिंच करती है, आम आदमी को चुभती है कि हाँ ये सत्य कह रहे हैं। तो इन्होंने वो काम शुरू किया, क्योंकि आपने देखा, यानी आम लोगों की जो दुखती रग है उस पर हाथ रखा। दुखती रग पर, या आम आदमी जिससे त्रस्त था, उसको लगता था कि ये जो वीआईपी कल्चर और एक आम कल्चर, उसके बीच में बड़ा गैप है, वो एक बड़ा गैप, उसको वो चुभता था हमेशा। उन्होंने उसको खत्म करने की कोशिश की। पंजाब में आपने देखा कि पंजाब में बाकायदा अध्यादेश पंजाब में कर दिया गया है, बिल्कुल, अगर आप एमपी एमएलए हैं तो एक ही बार पेंशन मिलेगी। बिल्कुल, इतना बड़ा क्रांतिकारी। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम उठाया था कि लाल बत्ती उन्होंने खत्म कर दी थी, कि आपको मालूम है पूरे देश से वो लाल बत्ती खत्म तो कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी आप मुझे बताइए, जब कभी वीआईपी मूवमेंट होता है क्या सड़कें नहीं रोकी जाती? क्या रास्ते नहीं रोके जाते? क्या आप और हम घंटों मजबूर नहीं होते सड़क पर एक किनारे खड़े होने के लिए? वो सिंबॉलिक उन्होंने किया, लेकिन हकीकत में उसका असर कहीं पर हुआ नहीं। आम आदमी पार्टी ने क्या किया? उसने जो किया वो सबके लिए किया। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हम इसको नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे। उनका सीधा, अगर आप 300 यूनिट तक खर्च करते हैं, चाहे आप अरबपति भी हैं, तो ठीक है, आपको फायदा मिलेगा, आप बिजली बचाने को मजबूर हो गए ना उसके लिए। और अगर आप ज्यादा खर्च करते हैं तो आप पूरा पेमेंट करेंगे। तो उस पिच पर ये भारतीय जनता पार्टी खेल नहीं सकती। अब इस पिच के दोनों जो शिक्षा और जो स्वास्थ्य है,
इसका मेन कर्णधार कौन थे? सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया। तो इन्हें लगा कि सबसे बेहतर है इन पर अटैक करो। और अब दुर्भाग्य की बात ये देखिए, सत्येंद्र जैन अंदर है, अभी तक उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया के यहाँ पर आपने रेड मार दी, कुछ नहीं मिला। उसके बाद में आप हिरार्की देखिए इनकी। हिरार्की ये कहा गया कि ईडी पर भी केस हो रहा है, लेकिन ईडी ने साफ कर दिया नहीं, हम अभी फिलहाल कोई केस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में लुकआउट नोटिस जारी हुआ। ये खबर आ गई पूरी मीडिया के अंदर कि मनीष सिसोदिया के ऊपर लुकआउट नोटिस जारी हो रहा है कि देश छोड़ के नहीं भाग जाए। और मनीष सिसोदिया खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ बैठा हूं, मुझे आके पकड़ लो। बाद में ये क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं, लुकआउट नोटिस जारी नहीं हुआ है। ये यहां पर हुआ। अब इस तरह की जो हायरार्की यहां पर हो रही है इनके यहां पर, मतलब देखिए भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर एक बदहवास सी कंडीशन है कि ये जो एक पार्टी 10 साल पुरानी आ गई, जिसने दिल्ली में हमें 90% सीट लेके जा रहे हैं, पंजाब के अंदर ऐतिहासिक सीटें हैं, गुजरात में ये पैर फैला रहे हैं, तो ऐसे के अंदर इनको रोका जाए तो कैसे रोका जाए? और उस रोकने के अंदर वो उनका सबसे फेवरेट कि इनको भ्रष्ट घोषित कर दो। लेकिन वो बार बार फिर ये गलती कर रहे हैं कि ये कांग्रेस नहीं है जिस पर आप कोई भी आरोप लगाएंगे तो मान लेंगे, ना वो राहुल गांधी है केजरीवाल, और ये इतने एजुकेटेड, इतने पढ़े लिखे, चीजों को इतने समझने वाले हैं। और इनका चूंकि इतिहास, इनके नेताओं का इतिहास, बैकग्राउंड के अंदर इस तरह के दाग नहीं है जो आपसे डरने वाले हैं। तो ये डरने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी भी रुकने वाले नहीं है। आज इन्होंने कोशिश नहीं की तो कल कुछ और कोशिश ये करेंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अपने पांव धीरे धीरे जमाने शुरू कर दिए, और आप ये भी कह रहे हैं कि भाजपा को इसी वजह से चिंता है कि ये कहीं हमें पीछे ना छोड़ दे। लेकिन अब सवाल ये है कि रोकने का तरीका क्या है भाजपा के पास? देखिए भाजपा को रोकने का तरीका क्या है, उसके पहले मैं आपको गुजरात की कुछ स्थिति का और थोड़ा सा आंकड़ा आपको बताता हूँ, ये डरे हुए क्यों हैं। गुजरात में हाल ही में सर्वे हुआ है, और ये सर्वे किसने किया? टाइम्स नाउ और ईजीटी रिसर्च ने सर्वे किया है। मैं आपको कुछ मजेदार डेटा उसके बताता हूं आपको, जिससे आपको पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिर इतने विचलित होकर कांग्रेस को छोड़ करके आम आदमी पार्टी को क्यों टारगेट कर रही है। जो सर्वे हुआ, उस सर्वे के अंदर यह पूछा गया है कि गुजरात चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। और प्रदीप जी, उस मुद्दे के अंदर 49%, 49% लोगों ने कहा है कि मुद्दा महंगाई होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बड़ी चिंतित होने की कोई बात हो सकती है कि 49% लोग गए कि हम महंगाई के नाम पर वोट देंगे? क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है, गुजरात मोदी और शाह का गढ़ माना जाता है। वही मैं कह रहा हूं आपको, 27 साल के बाद ये हालत है। उसके बाद दूसरा जो वोट पड़ा है, 26% लोगों ने कहा है कि हम बेरोजगारी के ऊपर वोट देंगे। ये भी भारतीय जनता पार्टी की विफलता है। बिल्कुल। और जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे फेवरेट पिच है, जाति धर्म, उस पर लोग कह रहे हैं कि 11% वोट लोग कह रहे हैं कि हम जाति धर्म को देखकर वोट देंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की विफलता है, पहली चिंता की लकीर इसलिए। उसके बाद उन्होंने कहा है, एक सवाल पूछा गया वहां पर कि आम आदमी पार्टी को आप कितना बड़ा गुजरात के चुनाव में फैक्टर मानते हैं। 33% लोगों ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी को किंग मेकर मानते हैं। 33% लोगों ने कहा है कि आम आदमी पार्टी किंग मेकर बन सकती है। रेवड़ी पॉलिटिक्स, आप जानते हैं कि रेवड़ी पॉलिटिक्स, जब भी नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की जो फ्री योजनाएं हैं, जो आम जन को सहूलियत दी जा रही है, उसकी बात करते हैं। तो रेवड़ी पॉलिटिक्स पर सवाल पूछा गया कि जो रेवड़ी पॉलिटिक्स की बात हो रही है उसका इन चुनाव में क्या रोल होगा। आपको जानकर बड़ा इंटरेस्ट होगा, बड़ा अच्छा लगेगा कि 43% लोगों ने कहा है कि रेवड़ी कल्चर का इश्यू उठाने से आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, और बीजेपी को जो फायदा होगा वो सिर्फ और सिर्फ 12% होगा। यानी बीजेपी अगर रेवड़ी कल्चर की बात आम आदमी पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाती है, अंगुली उठाती है, तो 12% लोग प्रभावित हो रहे हैं। और जब आम आदमी पार्टी वहां पर कहती है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम शिक्षा फ्री देंगे, हम हेल्थ फ्री देंगे, हम बिजली फ्री देंगे, तो 43% लोग उससे सहमत होते हैं। अभी आपने जिक्र किया कुछ सर्वे का कि जहां पर पब्लिक की जो ओपिनियन थी, और उसमें आपने बताया परसेंटेज की यहाँ पर पीएम के रूप में लोग केजरीवाल को ज़्यादा परसेंट के लोग यहाँ पर देखते हैं। क्या वाकई लगता है आपको कहीं इसमें ऐसा लगता है कि ये आम आदमी पार्टी या केजरीवाल एंड पार्टी जो है, ये एक इसी चीज़ को प्रचारित करने का एक तरीका है और खुद की जो वैल्यू है उसे हाइप देने का हो सकता है? प्रदीप जी देखिए, हर पार्टी ये कोशिश करती है
कि वो अपने नेता को प्रमोट करें और ये दिखाए कि वो सर्वश्रेष्ठ नेता है। वो चाहे कांग्रेस राहुल के लिए कोशिश कर रही है, भले वो ब्रांड पूरी तरीके से एक तरह से फेलियर साबित हो रहा है, या ममता बनर्जी कोशिश कर रही है, लेकिन इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो आप ये देखिए कि अगर मोदी से कोई टक्कर लेगा तो फिर भारत की राजनीति में वर्तमान में जितने क्षत्रपक हैं उनमें ले कौन सकता है। देखिए, एक तरफ केजरीवाल है, एक तरफ नरेंद्र मोदी है। अब आप आ जाइए दूसरे नेताओं की तरफ। ममता बनर्जी टीएमसी अपने क्षेत्र में मजबूत है, लेकिन उनकी स्वीकार्यता क्या नॉर्थ इंडिया में उतनी हो सकती है? उन्होंने बहुत कोशिश की, वो गोवा भी गई, नतीजा शून्य रहा। वो त्रिपुरा भी गई, नतीजा शून्य रहा। वो यूपी में भी गई, नतीजा शून्य रहा। क्योंकि लगता है कि वहां उनके ऊपर एक क्षेत्रवाद वाली जो चीज मैं वही आपको कह रहा हूं, वो वहां सेट हो गई। ये इनके साथ। इसके बाद आप साउथ में चले जाइए, जो केसीआर है, वो कभी भी आकर राजस्थान के अंदर अगर उनके पार्टी लॉन्च करेंगे, आपको लगता है कितने वोट उनको मिलेंगे नॉर्थ इंडिया के अंदर? देखिए, भारत में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, जो लड़कर आए हैं, जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया है, वो सब उत्तर भारत से हैं। मैक्सिमम उत्तर प्रदेश से हैं या किसी और, लेकिन है इधर से। जो साउथ के हैं, देवगौड़ा या औरों की बात करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो किसी कारणवश बन गए, लेकिन बहुत लंबा समय तक उन्होंने शासन किया नहीं। तो ऐसे में ना तो कोई साउथ का ऐसा लीडर, चाहे स्टालिन हो, चाहे केसीआर हो, चाहे किसी और को आप ले लें, ऐसा लगता नहीं है क्या वो कहीं टक्कर में नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि नीतीश, एक सवाल ये है कि नीतीश को हम क्यों नहीं मानते? तो इसका मतलब है कि पिक्चर 3 जगहों तक सीमित रह गई है। मोदी के अगेंस्ट कौन खड़ा हो सकता है? या तो नीतीश खड़े हो सकते हैं या केजरीवाल खड़े हो सकते हैं। राहुल गांधी नहीं। देखिए, राहुल गांधी को हम इसलिए यहाँ पर नहीं मार्किंग करते हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि राहुल गांधी के छाते के नीचे क्या नीतीश आएंगे? क्या केजरीवाल आएंगे? क्या ममता बनर्जी आएंगी? क्या केसीआर आएंगे? कौन आएगा? कोई उनको मानता है इस लायक? राहुल गांधी के नेतृत्व के साथ ही सब कुछ बिखर जाता है, क्योंकि सबको मालूम है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में थर्ड फ्रंट बनाना या इनको प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है कि बीजेपी को वो कवर दे देना। तो इसलिए राहुल गांधी को हम इस पिक्चर में लेते नहीं। पहला। नीतीश के साथ समस्या ये है कि नीतीश पिछले 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं बिहार के अंदर, लेकिन वो लालू यादव के पुत्र तेजस्वी के साथ सरकार चला रहे हैं, वो कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं। वो उस परंपरागत राजनीति को रिफ्लेक्ट करते हैं जिस परंपरागत राजनीति से आज का युवा ऊब रहा है, और इसीलिए वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में निसंदेह जिस तरह की पॉलिटिक्स केजरीवाल कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं ये संभावना बनती है, ये आज नहीं होगा कल होगा, कि आने वाले कल में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर दे पाएगा, क्योंकि वो मीडिया समझते हैं, वो सोशल मीडिया समझते हैं, वो आईटी समझते हैं, उन्होंने अपना एनजीओ चलाया है, और सारे अनुभवी लोग हैं, सारे अनुभवी लोग हैं, साधन सुविधाएं हैं। साधन सुविधाएं, देखिए जब राजनीतिक दल होती है तो साधन सुविधाएं तो इकट्ठी करनी होती है इंसान को, उसके बिना लड़ा नहीं जा सकता। लेकिन एक जो पुरानी जो पार्टी जो होती है उनके पास तो पहले से व्यवस्थाएं है ना, तो अब ये सारी चीजें होंगी, तो ऐसे में फिर ऐसा लग जाता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को जो ये टक्कर देने की बात कर सकते हैं, वो आज नहीं तो कल ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि सत्य साबित हो। रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, ये आज आप हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह का ओरा बन रहा है और जिस तरीके से आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी अटैक करने वाली है आम आदमी पार्टी के ऊपर, तो ये जनता में कहीं के मैसेज जाने वाला, जितना ज्यादा ये अटैक करेंगे उतने ज्यादा आम आदमी पार्टी मजबूत होगी, जितना ज्यादा आउट करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आम आदमी पार्टी, कलर उतना ही चमकदार होगा, ये कहा जा सकता है। क्योंकि जनता सब कुछ मान सकती है, पर एक 9 साल की पुरानी पार्टी महाभ्रष्टतम हो जाए, ये शायद जनता स्वीकार नहीं करेगी। वो शिक्षा के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आपने देखा होगा जो गौरव भाटिया है, उन्होंने एक चैलेंज दिया था चैनल के ऊपर कि आप मुझे एक स्कूल दिखा दीजिए। वो अगले दिन एक स्कूल देखने पहुंचे और वहां भारतीय आम आदमी पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता है वो वहां पर पहुंच गए और वो स्कूल के अंदर घुसे नहीं, वहां से भाग खड़े हुए। दुनिया भर के तमाम वीडियोस वहां पर है यूट्यूब के ऊपर। तो ये जो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो आज, क्योंकि भारत युवाओं का देश है और वो युवाओं को भी हिट करता है कहीं कहीं, और जो आम आदमी है उसको जिनकी जरूरत है वो चीजें भी इनके पास में है और वो भी इनको यानी आपका कहना ये है कि अगर प्रधानमंत्री पद पर पीएम को अगर कोई टक्कर दे सकता है नरेंद्र मोदी को, तो वो अगले कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल हैं।
लगता है आपको है वैसे है? देखिए, हो सकता है कि ये हम कहें कि शायद कुछ जल्दबाजी है, लेकिन अगर सारे नेताओं का आकलन करें तो फिर प्रश्न वही उठता है कि अरविंद केजरीवाल नहीं तो कौन। और जब इन नेताओं में देखते हैं तो वो जिस तरीके के उनका कार्य प्रणाली है, जिस तरीके से पार्टी, बीच में हमने एक बात सुनी थी कि विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई राजनीतिक पार्टी है, तो जिस गति से वो बढ़ रहे हैं, जिस गति से स्वीकार्यता बढ़ रही है, जिस गति से लोग जुड़ रहे हैं, एक एक राज्यों में कदम बढ़ा रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों के शासन की उपलब्धि को देख लीजिए और आप आम आदमी पार्टी के 10 वर्षों के शासन की उपलब्धि को देख लीजिए। अगर उसको देखते हैं और युवा हैं सभी लोग, तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं परिदृश्य में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को मोदी के मुकाबले में हल्का मानना आने वाले कल की गलती भी भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है। कि दिल्ली में जिस तरीके से आपने बिजली पानी फ्री किया हुआ है, शायद महिलाओं के लिए सरकारी बसों में भी जो ट्रेवलिंग है शायद वो भी वहाँ पर फ्री है दिल्ली में, और भी तमाम तरह की चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं। कई बार सवाल ये उठता है और अलग अलग दलों के लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई आप फ्री क्यों दे रहे हैं, फ्री देने की ज़रूरत क्या है, आप फ्री देकर क्या पब्लिक को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, आप उस चीज़ की रेट्स कम कर सकते हैं। तो जब रेट्स कम करेंगे तो सामने वाले को, पब्लिक को भी लगेगा कि हाँ, जब मेरी जेब से पैसा जा रहा है तो मैं उस इस्तेमाल जिस चीज़ को कर रहा हूँ मैं उसका ध्यान भी रखूँगा। और ये एक आम मेंटेलिटी होती है कि अगर हमें फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर आप उसका चाहे 5 रुपये ही दे रहे हैं तो आप उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो कई बार ये जो सवाल उठते हैं कि फ्री क्यों, इसको देखकर क्या लगता है? नहीं, देखिए प्रदीप जी, एक आप फर्क इसमें समझिए। फ्री शब्द ठीक है, फ्री का शब्द है, लेकिन हमारे यहाँ सरकारें व्यावसायिक सरकारें नहीं होती। हमारे यहाँ जो सरकार होती है वो जनता को सुख सुविधा देने और जनता की जिंदगी को आसान बनाने के लिए उनका जो मुख्य प्रायोजन होता है वो ये होता है। अब मैं दिल्ली की बात करता हूँ, इसके पहले मैं एक बार आपको राजस्थान पे लेके जाता हूँ। राजस्थान पे रक्षाबंधन के दिन, एक दिन के लिए बहनों के लिए बसें फ्री की जाती है जी, और बड़े बड़े विज्ञापन आपने यहाँ पर देखे होंगे, बिल्कुल की जाती है। दिल्ली में 365 दिन, आपने सत्य कहा कि वहाँ पर जो हमारी महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उनके लिए वहाँ पर बसें 100% फ्री है। और बसें भी ऐसी नहीं है, बाकायदा बस के अंदर आपको एक सुव्यवस्थित वहाँ पर एक होमगार्ड का जवान आपको मिलेगा, एक कंडक्टर वहाँ पे आपको मिलेगा, ऑलमोस्ट अधिकतर बसें वहाँ एयर कंडीशन चल रही हैं, आपको बैठने के लिए वहाँ सीट आपको मिलेगी, बड़ी अच्छी बसें वहाँ पर डीटीसी, मैंने खुद ने यात्रा की है उसके अंदर। तो सरकार का जो काम होता है वो काम ये होता है कि उनके पास जो पैसा आता है उस पैसे को जन कल्याण में किस तरीके से लगाया जाए, लोगों के जीवन को कैसे आसान बनाया जाए, उनका मुख्य काम ये होता है। ठीक है। समस्या हमारी ये है कि हम बाकी जो स्टेट्स होते हैं वो जन कल्याण की योजनाएं लेकर के तो आते हैं, लेकिन उन जन कल्याण की योजनाओं को लाने के लिए वो अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं करते, बल्कि उसकी जगह पर वो ऋण लेते हैं और कर्ज में उसको डुबा देते हैं, जैसे आपने इसको पंजाब में देखा। ठीक है। यहाँ दिल्ली में और एक जगह फर्क है कि दिल्ली में जितनी भी जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, चाहे वो डीटीसी बसें फ्री हो, चाहे बिजली फ्री हो, पानी फ्री हो, बाकी जो चीज़ें हैं वो तमाम तरह की सुविधाएं दे तो रहे हैं, लेकिन केक की रिपोर्ट ये कहती है कि पूरे भारतवर्ष में दिल्ली एकमात्र राज्य है जिसका बजट प्रॉफिट में है, सरप्लस में है। तो आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि हमने कर्जा नहीं लिया, हमने टैक्सेस नहीं बढ़ाए, और उसके बिना अगर हम फ्री शिक्षा दे रहे हैं, फ्री हेल्थ दे रहे हैं, हम डीटीसी बस में फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, तो हम तो वही कर रहे हैं जो एक राज्य सरकार को करना चाहिए। इसमें आदत बिगड़ने का सवाल कहाँ हो गया? और फिर वो कंपैरिजन करते हैं ना कि आपके जो मंत्री हैं, आपके जो एमएलए हैं, आपके जो विधायक हैं, आप उनको सब कुछ फ्री दे रहे हैं ना। वहां पर अगर आपको समानता का व्यवहार करना है तो सबके साथ करिए, आप किसी को मत दीजिए। कोई मुख्यमंत्री को फ्री नहीं मिलेगा, उसको तनख्वाह मिल रही है, उसको फ्री नहीं मिलेगा, किसी एमएलए को नहीं मिलेगा, मिनिस्टर को नहीं मिलेगा।
तो प्रश्न ये है कि केंद्र सरकार जब घाटे का बजट चला रही है, ये आपको पता है कि हम कितने फिजिकल उसमें घाटे का बजट लेके आते हैं, वो अपने तमाम घाटे के बजट के बाद तमाम एमपी एमएलए मंत्री को हजारों करोड़ की सुविधाएं फ्री दे रही है। और एक राज्य जो अपने संसाधन से पैसे इकट्ठे करता है, बिना महंगाई को बढ़ाए, बिना टैक्सेस को बढ़ाए, और उसके सुव्यवस्थित फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद अगर वो जनता को राहत देता है तो गलत कैसे हो सकता है? गलत वहां पर है जब आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग गलत हो, आप बैंकों से कर्जा ले रहे हैं और जनता को भरमाने के लिए आप उस पैसे को जनता में लुटा रहे हैं। दिल्ली में और बाकी राज्यों में ये फर्क है। लेकिन चीज सवाल ये कि दूसरे राज्य वो इस दिल्ली की इन फाइलों को पढ़ते क्यों नहीं है फिर? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, एक स्टेटमेंट मैंने केजरीवाल जी का पंजाब चुनाव के अंदर भी सुना था, आपने भी सुना होगा। उन्होंने बार बार ये कहा कि हमारी उत्पत्ति क्यों हुई, हम जो कर रहे हैं, हम बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, हम शिक्षा फ्री दे रहे हैं, हम हेल्थ फ्री कर रहे हैं। अगर भाई आप लोगों ने कर दी होती तो हमारी जरूरत ही कहाँ थी? हमारी जरूरत नहीं थी। उसी का फायदा इनको मिला। आपने नहीं किया इसलिए हम कर रहे हैं और हमको जनता इससे समर्थन दे रही है। और वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि भाई जो बाकी राज्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप कर दो ना, आप 300 यूनिट बिजली फ्री दे दो, आप शिक्षा फ्री दे दो, आप पानी फ्री दे दो, डीटी से बसें फ्री कर दो, हमको वोट देगा कौन? आप करो ना ये काम। देखिए, जितनी भी सरकारें हैं, ये भारत देश का दुर्भाग्य है कि जन कल्याण के नाम पर आने वाली सरकारों ने जन कल्याण कभी किया नहीं। हर नेता ने कितना, हर जगह कितना भ्रष्टाचार है कि हर राज्य के अंदर किस तरीके से जब छापे पड़ते हैं तो कितना धन और संपदा पकड़ी जाती है ब्यूरोक्रेट्स के पास, ये भी आप देख रहे हैं। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। लेकिन चूंकि जन कल्याण के नाम पर आने के बाद जन कल्याण आप करते नहीं हैं, जबकि आपको जन कल्याण करना चाहिए था, आपकी नीयत नहीं है। कि दिल्ली में क्या नेताओं और अधिकारियों में करप्शन नहीं है क्या? केजरीवाल जी का बयान था, उसमें ये चीज़ कही गई थी कि हमारे यहाँ पर करप्शन नहीं है, और दूसरे राज्यों में करप्शन को लेकर जो धनराशि नेताओं में और अधिकारियों में और ब्यूरोक्रेसी में जो बढ़ती है, फाइनली उसको वापस कलेक्ट करने के लिए उसका भार पब्लिक के माथे डाला जाता है। और इसीलिए जो काम दिल्ली में हो रहे हैं वो शायद दूसरे राज्यों में नहीं हो पाते। तो सवाल मेरा इसीलिए कि क्या वाकई दिल्ली के लीडर्स में और वहाँ की ब्यूरोक्रेसी में क्या वाकई सारे लोग ईमानदार हैं, कोई भ्रष्ट नहीं है? अब मैं इसका बिल्कुल सटीक आपको जवाब देता हूँ। हर राज्य में जितने ठेके उठते हैं, दिल्ली के अलावा, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी राज्यों में आप सब जानते हैं कि वहाँ के जितने आला अधिकारी होते हैं, मंत्री होते हैं, एक परसेंटेज फिक्स होता है। बिल्कुल 10%, 15%, 20%, उसके बिना आप ठेका नहीं उठा, बिल पास नहीं। राजस्थान की बात करें तो गहलोत साहब तो खुद अभी कबूल कर चुके हैं, खुद कर चुके हैं। बिरला के अंदर उन्होंने शिक्षकों का जो सम्मेलन था तो उसमें उन्होंने पूछा और शिक्षकों ने कहा कि हाँ, पैसे देकर ट्रांसफर होते हैं। और अभी भी 2-3 दिन पहले जो सड़कों को लेकर, सड़क निर्माण के जो मामले थे और जो गड़बड़ी जो उन्होंने जोधपुर में भी जो देखा, तो जिस तरीके से उन्होंने अधिकारियों को धमकाया या उनकी क्लास ली और तमाम जो स्टेटमेंट दिए, वहाँ भी यही चीज़ है कि भाई इनका परसेंटेज फिक्स है। इसके अलावा एक और बहुत भारी बात कही गहलोत जी ने तो, कि जो एक्शन होता है वो ठेकेदारों के साथ पार्टनरशिप करता है। यस, और इसलिए खराब मेटेरियल लगाया जाता है। इतना बड़ा बयान एक प्रदेश का मुख्यमंत्री दे रहा है, तो आप कर क्या रहे हैं? पहला वो तो खुद के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आपका क्या शासन है इसके अंदर? आपको सब पता, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे। लेकिन आपने, मैं मूल मुद्दे पर लौटता हूँ जो आपका सवाल था, कि देखिए सबके परसेंटेज फिक्स है, वो 10% से लेकर 40% तक है। बंगाल में उसको कट मनी कहा जाता है, तो कट मनी ना बड़ा फेमस है। कट मनी है कि कट मनी बिना काम नहीं होता वहां पर। अब दिल्ली की जब बात करते हैं हम लोग, तो दिल्ली में एक ओवरब्रिज बनना था। वो केजरीवाल जी ने खुद कहा कि उस ओवरब्रिज का जब मैंने रीटेंडर किया तो मैंने 300 करोड़ कम में किया उसको। और जब 300 करोड़ कम में किया तो मैंने, जब मेरे पास अधिकारी आए और उन्होंने कहा कि साहब इसका पैसा कहां से आएगा, तो मैंने उनको कहा कि 300 करोड़ रुपए बच रहा है यहाँ पर, इसको लगा दीजिए उसके अंदर। पहला तो ये आप भी जानते हैं कि खेल क्या होता है। दूसरा, देखिए वहां पर भ्रष्टाचार है कि नहीं है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं
उसमें लगता नहीं कि भ्रष्टाचार, और बार बार यही कहते हैं कि मैं वो पैसा बचाता हूँ जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है और उस पैसे को मैं पब्लिक को बांटता हूँ, बार बार यही तो कहते हैं केजरीवाल। बिल्कुल वहाँ और पंजाब में उन्होंने ये कहा था कि जब मुझसे लोग पूछते हैं कि मैं फ्री बिजली कहाँ से दूंगा, तो भाई जितना रेवेन्यू उसका 20% तो जग जाहिर है कि भ्रष्टाचार है ही है, कमीशन जाता ही जाता है, वो 20% खत्म कर दूंगा तो मैं पैसा बांट दूंगा यहाँ पर मैं। दिल्ली में एसीबी किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास। पुलिस किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास। कोई भी फाइल एलजी के बिना क्या पास हो सकती है? नहीं हो सकती। आप सोचिए, जो दिल्ली की सत्ता केजरीवाल की भारतीय जनता पार्टी को फूटी आंखों नहीं सुहाती, अगर वो कहीं भी कुछ कर रहे होते गड़बड़, भ्रष्टाचार कर रहे होते, तो क्या भाजपा वाले छोड़ते उनको? और इतने सारे छापे पड़ने के बाद, इनकम टैक्स सीबीआई के कितने छापे विधायकों पे पड़े, खुद अरविंद केजरीवाल के घर पे छापे मारे गए, और उसके बाद भी अगर 1 रुपए का भ्रष्टाचार का कोई कागज नहीं मिला, तो फिर हमें कहना पड़ता है राजनीतिक विशेषज्ञ होने के बावजूद भी कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही अप्रूव करके दे रही है कि यहां भ्रष्टाचार नहीं है, पार्टी ईमानदार है, पार्टी ईमानदार है। अगर भ्रष्टाचार होता तो ये आज नहीं, जो मनीष सिसोदिया को आज भी बाहर है, भले उनको ऐसा लगता है कि कुछ दिन जेल में तो उनको बिताने पड़ेंगे, तो किसी भी तरीके डालेंगे जरूर एक बार, क्योंकि अब नाक पर मक्खी बैठ चुकी है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार हो रहा होता तो शायद इतना वक्त लगता नहीं है। अब इतना वक्त लगता नहीं, अभी तक कई और भी चले जाते, कई और चले जाते। आम आदमी पार्टी को कब का खत्म कर चुकी है, क्योंकि भ्रष्टाचार किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं होता, पूरी चेन होती है, पूरी सिस्टम होता है, सिस्टम होता है। जब तक ऊपर का व्यक्ति, मैं आपको राजस्थान के भ्रष्टाचार की कहानी छोटा सा बताता हूँ। आप देखिए, जितने ये आपने अभी पढ़ा होगा, आपने आज ही खबर पढ़ी होगी कि जो एक एसपी या डीवाईएसपी लेवल के हैं, बिल्कुल, वो रात को डिकॉय उन्होंने वो चलाया और रात को क्या उनसे 500 रुपए ले लिए और बाद में उसको सस्पेंड किया। तो क्या लगता है कि इस बार गुजरात में कुछ दमखम दिख सकता है आम आदमी पार्टी का? जो सर्वे बता रहे हैं गुजरात के, उसके हिसाब से 2 चीज और मैं रह गई थी आपको, अगर वो मैं शेयर कर दूंगा तो फिर मेरे ख्याल में आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। बहुत संक्षेप में देखिए, उसके बाद में एक सवाल और पूछा गया था, क्या बीजेपी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है? 40% लोगों ने कहा हाँ, बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। अब आपके सवाल पे आता हूं। सवाल पूछा गया था कि कौन सी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में सीधे टक्कर दे सकती है, आप ही का सवाल है। 51% गुजरात की जनता ने कहा कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर दे सकती है, और 30% लोगों ने कहा कि कांग्रेस टक्कर दे सकती है। और अंतिम जो सवाल था वो ये था कि आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही है। वो आम आदमी पार्टी जिसका एक विधायक नहीं है, वो आम आदमी पार्टी जिससे 27 नगर निकाय में पार्षद चुने गए, वहां आज की तारीख में जब चुनाव तकरीबन 3-4 महीने दूर हैं, और अब आम आदमी पार्टी अपना प्रेशर वहां बिल्ड करना शुरू करेगी, वहां पर जो असली प्रेशर है। और ये जब से सिसोदिया वाला कांड हुआ है, उसके बाद जो आम आदमी पार्टी खुलकर सामने आ चुकी है, अब जो प्रेशर बिल्ड होगा उसके पहले पब्लिक ओपिनियन है कि तकरीबन 13 से 18 सीट आम आदमी पार्टी को वहां पर मिल सकती है। अगर ये 18 है, ये 18 नेचुरल जो प्रेशर बिल्ड होगा लोगों के बीच जाएंगे, बिल्कुल ये 18 अगर 28 हो जाती है, 38 हो जाती है, 48 हो जाती है, क्योंकि इनका स्लोगन तो वही दिल्ली वाला रहेगा, दिल्ली वाला रहेगा। एक देखिए, दिल्ली में इन्होंने क्या है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक पूरा नैरेटिव सेट कर दिया है कि हम शासन ऐसा चलाएंगे, और अब वो शासन का एक ऐसा मॉडल तैयार हो गया है कि आप उस मॉडल को जगह जगह लेकर जाते हैं। वो चाहे कोई भी, देखिए कोई कॉर्पोरेट सेक्टर भी होता है, वो जब अपने ब्रांड लॉन्च करता है तो उसके जो इनिशियल ब्रांड्स होते हैं तो वो एक क्वालिटी को सेट कर देते हैं। अब वो इतना सक्सेस है क्योंकि लगातार 3 बार से सरकार है, और सरकार भी इस लेवल पर है कि आप 90% सीटें आप ले जाते हैं वहां पर। आप बीजेपी के डर का एक कारण हो रहा है प्रदीप जी, एमसीडी के चुनाव दिल्ली में है, और भारतीय जनता पार्टी ने अटैक इसलिए भी किया है, उनको ये अंदर ही अंदर खबरें मिल रही है कि इस बार एमसीडी के अंदर भी आम आदमी पार्टी का परचम लहराने वाला है, इसलिए चुनाव भी डिले कर दिए गए हैं। जो एमसीडी अलग अलग थी उनको मर्ज भी किया जा रहा है ताकि कुछ समय उनको मिल जाए यहाँ पर, और उसके पहले सारे जो जितने भी अटैक किए गए हैं उन अटैक करके आम आदमी पार्टी को कमजोर करें ताकि एमसीडी में उतनी बुरी हालत ना हो। तो यानी कुल मिलाकर अब ये कहा जाए कि हिंदुस्तान में एक तीसरी पार्टी के रूप में, मतलब इसको यूं भी माना जाए कि ठीक है, बच्चा युवा है, लेकिन जो ताकत और जो समझ और जो तकनीक वहाँ जो अपनाई जा रही है
वो शायद जो पुराने अनुभवी लोग हैं वो उनको भी फेल कर रही है। यही कहानी है। एक मैं आपको और सम ऑफ करने के पहले बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अब तक कांग्रेस की पिच पर खेल रही थी, जिस पिच की माहिर है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया है कि वो उस पिच पर खेले जिस पिच पर आम आदमी पार्टी माहिर है, क्योंकि वो पिच शिक्षा की है, वो पिच हेल्थ की है, वो पिच फ्री बिजली की है, जनता को सुविधाएं देने की है, राष्ट्रवाद भी उसमें शामिल है। अब जो आने वाला वक्त है, आने वाला कल है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी ये कहती है हम डरते नहीं है, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी के पीछे है, और वो कह रहे हैं कि अगर तुम उनके वंशज हो तो हम भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब कौन किसको छोड़ेगा और कौन किसको नहीं छोड़ेगा, ये बिल्कुल बिल्कुल बड़ा सवाल यही है। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की सियासत क्या होती है, और हिंदुस्तान के जो राज्य हैं जहां पर चुनावी शंखनाद हो चुका है और जहां पर लगातार तैयारियां हैं, वहां के हालात, वहां की तस्वीरें और वहां की राजनीति का स्ट्रक्चर किस तरह खड़ा होता है। बहरहाल योगेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया।